चलिए तो शुरू कर लेते हैं। जो हमारा एफएलटी था सोशियोलॉजी का, उसमें जो 10 मार्कर रह गए थे उनका डिस्कशन हम करने वाले हैं आज, है ना। देखते हैं कितने लोगों ने जो है ना गढ़पूर्ति करी थी, उसमें से कितने जुड़ गए हैं। रितेश, लक्ष्मी, खुशबू, शिवेंद्र, कप्तान साहब, मंजुला, और कौन रह गया। स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ सर, दिख रही। तो आपसे 10 मार्कर्स में जो पहला सवाल पूछा गया था वो था सांस्कृतिक तत्व विभाजित तो हो सकता है किंतु विभाजन के बाद वह अर्थपूर्ण नहीं रह जाता, उदाहरण सहित समझाइए। ये सवाल इन्होंने हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब से उठाया, जो कल मैंने आपको किताब दिखाई थी उसमें से उठाया ये वाला क्वेश्चन। और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जिसको गहरी समझ होगी कॉन्सेप्ट की वही इसको समझ पाएगा, अन्यथा तो जो है ना इसको नहीं लिख पाएगा। नॉर्मल जो रटन विद्या है उससे तो नहीं हो पाएगा। जब यहाँ पर हम संस्कृति और संस्कृति से जुड़े हुए जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं उनकी अगर हमें समझ होगी, कॉन्सेप्चुअल समझ होगी, तभी हम इस प्रश्न को डील कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक संस्कृति के कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ दे रखा है कॉन्सेप्ट सांस्कृतिक तत्व। तो यदि हमें पता हो कि सांस्कृतिक तत्व होता क्या है तो हम थोड़ा सा अंदाजा लगा पाएंगे। देखिए ये जो संस्कृति है या एक जो समाज है, ये समाज मिलकर बना है सभ्यता और संस्कृति से। इन दो चीजों से मिलकर बना है समाज हमारा। और ये दो चीजें भी अपने आप में अखंड इकाई नहीं है, ये भी कई सारी उप इकाइयों से मिलकर बनी हुई हैं। जैसे हमारा शरीर है, शरीर में कोशिका है, कोशिका मिलाकर ऊतक बनाते हैं, ऊतक मिलकर एक अंग बनाते हैं, अंग मिलकर एक अंगतंत्र बनाते हैं, और कई सारे अंग तंत्र मिलाकर पूरा शरीर का निर्माण करते हैं। वैसे ही यहाँ पर सांस्कृतिक तत्व है, फिर सांस्कृतिक संकुल है, फिर उसके बाद सभ्यता और संस्कृति है। ये संस्कृति के दो पक्ष हैं, उसके बाद फिर समाज है। ठीक है, इस तरीके से है। तो इसकी परिभाषा ये बनती है सांस्कृतिक तत्व की कि सांस्कृतिक तत्व संस्कृति का सबसे सरलतम और सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई है। ध्यान दीजिएगा, अर्थपूर्ण इकाई है, यानी इसके बाद इसको फर्दर डिवाइड तो किया जा सकता है, लेकिन और ज्यादा डिवाइड करने पर फिर ये काम का नहीं रह जाएगा, मतलब का नहीं रह जाएगा। हाँ भाई अंकित, क्या डाउट आ गया? सर एक बात पूछनी थी, ये क्वेश्चन आप मतलब रिपीट करवा रहा है पुराने वाले, इनके आने का कितना महत्व होगा? अब जरूरी तो नहीं है कि आ जाए, लेकिन फिर भी कई बार हो जाता है रिपीट, और आपको कॉन्सेप्ट की समझ तो हो ही जाए। आप प्रश्न को इससे आप भले ही हो सकता है ये प्रश्न दोबारा ना आए, कभी ना आए, लेकिन आप प्रश्न को पकड़ना तो सीख जाएंगे ना। इस प्रकार का प्रश्न आ गया तो कैसे हल करना है, क्या डिमांड क्या है उसकी। तो फिर आप इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चन दूसरे पीएससी से कलेक्ट करके और आप हमें कहा मतलब पब्लिश करते तो हम उस पर लिखते, सोचते और फिर आप समझाते तो और अच्छा रहता और बेटर रहता। ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी होती है कि यूपीएससी ऑप्शनल वगैरह से क्वेश्चन वगैरह देखें, हमारे सिलेबस में कौन कौन से जो है ना मैच कर रहे हैं। मैंने एक पीडीएफ डाली हुई थी ग्रुप में, यूपीएससी के पुराने इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में। अदर स्टेट के तो बहुत ज्यादा दम नहीं है उन क्वेश्चनों में, और सीधे सीधे प्रश्न है। हाँ तो फिर कुछ यूपीएससी के दे देते तो वही कॉपी कर देते, शायद उनमें थोड़ा फेरबदल करके, तो वो अच्छे रहते। अब ये वाले इसमें मैंने आपको कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई है, जैसे हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब में आपके में दिया हुआ है। हमने विवाह वाला जो ना अभी लिया था लास्ट में, कि हिंदू धर्म में विवाह एक संस्कार है, ना कि एक अनुबंध। मैंने अभी 2014 से लेकर पीएससी के पूरे क्वेश्चन देखे, और मैंने मतलब खुद आज से लिख के तक देखे थे। तो एक साल के क्वेश्चन अगली साल रिपीट नहीं होते। हाँ इतना जब होता है कि 2 साल बाद रिपीट हो जाए क्वेश्चन, कि अगर 2018 में पूछा है तो 2020-21 में आ सकता है, परंतु वो 19 में नहीं आएगा। तो आप तो यहाँ पे सीधा सीधा फायदा देख रहे हैं। यहाँ पे सीधा सीधा फायदा देखने का नहीं है, हमें दूसरा उसका अप्रत्यक्ष फायदा देखना चाहिए। हम ये क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं, इसका अप्रत्यक्ष फायदा हमें देखना चाहिए, है ना। ठीक है, देख रहा है वो तो मैं कह रहा था। बाकी क्योंकि जे अमरीश सर ने भी रिपीट किया था, अजीत सर ने शायद किए रिपीट, और अमरीश सर ने भी शायद कुछ क्वेश्चन रिपीट किए थे, इसलिए बोल रहा था मैं तो। ठीक है। बाकी अपना सिलेबस इतना बचा हुआ है कि उसमें भी मतलब टू द पॉइंट बहुत सारी लाइनें हैं, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। और वो तो टू द पॉइंट वाले तो हम पहले भी करवा चुके हैं लगभग सारे, है ना। आप जो है ना बहुत ज्यादा चिंता मत कीजिए, आपको बहुत सारे प्रश्न हमारे इसी आंसर राइटिंग प्रोग्राम से सीधे सीधे मिल जाएंगे वहाँ पे। पता है, क्योंकि जब अपन ने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली है, एक यूनिट पे अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन लिख के देखे हैं, तो वो तो आना ही है, सेपरेट बात है। ठीक है, फिर भी मैं आपको जो है ना एक आध दिन क्लास लेके बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कि कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा और डिस्कस भी कर लेंगे कुछ क्वेश्चन। ठीक है। इसका उत्तर जो है ना इस प्रकार से लिखा है हमने। विद्वान है हॉवेल नाम के, हॉवेल के अनुसार एक सांस्कृतिक तत्व व्यवहार का एक प्रकार या इस व्यवहार से उत्पन्न एक भौतिक वस्तु है। तो ये जो व्यवहार का एक प्रकार, ये हो गया हमारा अमूर्त, यानी कि संस्कृति की इकाई, और ये भौतिक वस्तु अगर हमने बोल दी तो ये सभ्यता की इकाई हो गई। तो एक सांस्कृतिक तत्व व्यवहार का एक प्रकार है
या फिर इसी व्यवहार से उत्पन्न एक भौतिक वस्तु है जिसे संस्कृति की सबसे छोटी इकाई माना जा सकता है। ऐसे ही एस सी दुबे साहब इसको बोलते हैं कि ये इसको संस्कृति की हम सबसे सरलतम इकाई मान सकते हैं। ये श्यामाचरण दुबे महोदय ऐसा मानते हैं, उनका स्टेटमेंट है। पैराग्राफ चेंज करके हम इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि ये तो विद्वान के हिसाब से परिभाषा हो गई। हमारे हिसाब से एक सरलतम क्या परिभाषा है जो संपूर्णता में समेटे हुए उसको, अर्थात संस्कृति एक अखंड इकाई नहीं है, इसके दो भाग हैं, भौतिक व अभौतिक। ये दोनों भी अपने आप में पूर्ण नहीं है, ये विभिन्न इकाइयों से मिलकर बनी होती हैं। यही सबसे छोटी और सरल इकाई सांस्कृतिक तत्व कहलाती है, जो कि अभी हमने बताया था आपको। इस सांस्कृतिक तत्व का और अधिक विभाजन संभव तो है। हम प्रश्न की डिमांड पे पहुंच रहे हैं। अब प्रश्न की डिमांड यही है, सांस्कृतिक तत्व और ज्यादा विभाजित हो तो सकता है, लेकिन विभाजन के बाद वह अर्थपूर्ण नहीं रह जाएगा। तो हमें उदाहरण भी देने पड़ेंगे, तो आगे हम उदाहरण भी देंगे। तो हम प्रश्न की डिमांड पर पहुंच रहे हैं कैसे, इस सांस्कृतिक तत्व का और अधिक विभाजन किया तो जा सकता है, लेकिन विभाजन के बाद ये अर्थपूर्ण नहीं रह जाता। इस बात को हम निम्न उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे उदाहरण 1, एक उदाहरण ले रहे हैं सभ्यता के लिए, इस सभ्यता के लिए, भौतिक संस्कृति के लिए उदाहरण ले रहे हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया घड़ी का। घड़ी सभ्यता का ही एक सांस्कृतिक तत्व है। वह छोटी, सबसे छोटी और सरल इकाई है, इसका कोई अर्थ है, जिसकी कोई उपयोगिता है, वो सबसे छोटी इकाई है घड़ी। ठीक है, ये भौतिक संस्कृति के अंतर्गत सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई है। यह अनेक कलपुर्जों से मिलकर बनी है। इसका एक छोटा सा पैंच भी घड़ी का ही भाग है। इस घड़ी को इसके कलपुर्जों के रूप में हम विभाजित तो कर सकते हैं, हम घड़ी को पूरा खोल खाल के तो रख देंगे, इतना छोटा छोटा सा पैंच भी खोल के रखा जा सकता है उसको, लेकिन फिर वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। उस पैंच का क्या करेंगे हम, कोई उपयोगिता नहीं रहेगी, कोई उसका यूज नहीं रहेगा हमारे लिए। किंतु ऐसा करने पर वह अपनी उपयोगिता खो देगी, अर्थात अर्थपूर्ण नहीं रह जाएगी। तो मैं समझ में आ गया कि विभाजित तो हो सकता है, लेकिन फिर उसका उपयोग नहीं रहेगा। इसी प्रकार सामाजिक जीवन में हम अनेक प्रथाओं, परंपराओं, आदर्श, नियमों को अभौतिक संस्कृति के रूप में मान्य करते हैं। अब हम देख रहे हैं अभौतिक संस्कृति के रूप में। व्यवहार में इन प्रथाओं, परंपराओं के पालन और प्रचलन के अनेक प्रकार होते हैं। इनकी अपनी उपयोगिता भी होती है। अब यदि हम उस प्रथा के अनुरूप व्यवहार ना करके उसे तोड़ मरोड़ कर मनचाहे तरीके से व्यवहार करने लगे, तो उसकी सामाजिक उपादेयता ही समाप्त हो जाएगी, उसका भी उपयोग खत्म हो जाएगा, उसका वो महत्व नहीं रहेगा। हम देख रहे हैं इसको अमूर्त संस्कृति के अमूर्त पक्ष के लिए उदाहरण देखेंगे हम। जैसे इसमें भौतिक में हमने पिछली बार एक और एग्जांपल लिया था साइकिल का, पिछली बार साइकिल या फिर हमने मोटरसाइकिल का एग्जांपल लिया था। जितने भी लोग उस क्लास में थे तो उन्हें याद होगा। तो मैंने उस क्लास में बोला भी था कि जब हम इसका डिस्कशन ले रहे होंगे उसमें हम फिर अभौतिक संस्कृति का भी एग्जांपल लेके दिखाएंगे। तो अभौतिक संस्कृति का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए दीपावली का त्योहार, ये हमारी अभौतिक संस्कृति का क्या है, एक तत्व है, सांस्कृतिक तत्व है। ठीक है, यह त्योहार एक निश्चित तिथि के दिन होता है। इसमें इसका जो है ना, और आगे हम देख रहे हैं कि और किन किन इकाइयों से मिलकर बना है। ये तो अपने आप में हो गया सांस्कृतिक तत्व, लेकिन ये तत्व भी तो कुछ इसकी फंडामेंटल इकाइयों से मिलकर बना होगा। तो वो इकाइयां क्या है, वो इकाई एक निश्चित तिथि होगी, लक्ष्मी पूजन इसकी एक इकाई है, दीपक जलाना, घरों को साफ सुथरा बनाना, नए कपड़े पहनना, पटाखे जलाना, व्रत रखना आदि से मिलकर ये हमारा सांस्कृतिक तत्व बना हुआ है। इन सभी का एक साथ प्रयुक्त होने पर ही इनकी उपयोगिता है या महत्व है। और अगर हम इनको अलग अलग कर दें, पता चला हम साल के किसी भी रैंडम दिन पटाखे छोड़ रहे हैं, पटाखे जला रहे हैं, तो क्या कोई मतलब रहा उस पटाखे जलाने का, है ना। इसीलिए वो पूरा ग्रुप के रूप में ही सांस्कृतिक तत्व का पूरे ग्रुप की सारी चीजें एक साथ प्रयुक्त होंगी, तभी उसकी उपयोगिता है। इस प्रकार दीपावली सांस्कृतिक तत्व को और विभाजित किया तो जा सकता है, किंतु ऐसा करने पर यह अर्थपूर्ण नहीं रहेगा। जैसे पटाखों को दिवाली के दिन के अलावा किसी अन्य यादृच्छिक दिन को जलाने पर वह अर्थपूर्ण नहीं रह जाएगा। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि सांस्कृतिक तत्व और आगे विभाजित तो किया जा सकता है, किंतु फिर इसकी उपादेयता नहीं रह जाती। इस अर्थ में वह तरीका सांस्कृतिक तत्व ही है, सांस्कृतिक तत्व ही वह तरीका है जिसे कि पुनः मनचाहे ढंग से विभाजित नहीं किया जा सकता। हम अपने हिसाब से नहीं तोड़ मरोड़ सकते उसको। तो ये रहा आपका उत्तर, समझ में आया। तो यही पूछा गया था, लगभग 8-10 लाइन में हिंदी ग्रंथ अकादमी में दिया हुआ है, ये बहुत ज्यादा स्पेस में नहीं दिया गया है। चलिए अगला सवाल था, वंश की अवधारणा को समझाइए, वंश की तुलना बांस से क्यों की जाती है, विवेचना कीजिए। तो वंश क्या है, सीरीज है, एक सीरीज है। जैसे मान लीजिए ये है कोई पर्सन ए का बेटा हुआ बी का बेटा हुआ सी का बेटा हुआ डी और ई, दोनों मान लीजिए, है ना। और इसके बाद इनके बेटे में से कोई हुआ, या डी का बेटा या ई का बेटा, या दोनों के बेटे, ई के बाद ये एफ और उसका बेटा, अगली पीढ़ी मतलब, है ना, जी। अब इन सबको हम कलेक्टिव रूप से वंश कहेंगे, है ना। ये समरक्त समूह है, ब्लड रिलेशन वालों का है ये, इन सब में रक्त संबंध है, वैवाहिक संबंध से नहीं। इसमें हमने देखा विवाह से आई हुई जो
स्त्रियां हैं, परिवार का सदस्य बनती हैं, उनको शामिल नहीं किया जाता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि ये हम अभी पुरुष पे देख रहे थे, महिला पे भी देख सकते हैं इसको। तो अब इसको महिला पे देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पी नाम की एक महिला है, उसकी बेटी हुई क्यू, क्यू के बाद बेटी हुई आर की बेटी हुई एस, उसके बाद टी, यू, उसकी बेटी की बेटी यू और भी ऐसे। तो इन सबको हम कलेक्टिव रूप से क्या कहेंगे? वंश कहेंगे। ये वाला होगा हमारा पितृपक्षीय वंश, ये वाला होगा हमारा मातृपक्षीय वंश। और ये दोनों एकल पक्षीय वंश के दो प्रकार हैं। एकल पक्षीय, एक दूसरा प्रकार भी होता है, वो आजकल के समाजों में ज्यादा प्रचलित हमें देखने को मिलता है, द्विपक्षीय। द्विपक्षीय वंश में, उसमें हम दोनों को शामिल कर लेते हैं, स्त्री पक्ष को भी और पुरुष पक्ष को भी, दोनों को शामिल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है वंश का कॉन्सेप्ट। और इसमें जनरली 6 से 7 पीढ़ियां तक शामिल की जाती हैं। साथ ही ये गोत्र से किस प्रकार अलग है? गोत्र का जो मूल पूर्वज है वो काल्पनिक हो सकता है, क्या होता ही है। और जहां ज्ञात पूर्वज है, वो वंश हो जाता है। इतना ही अंतर है। और हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो मैं बोल रहा हूँ कि मूल पूर्वज जो है वो काल्पनिक होता है। काल्पनिक, काल्पनिक कुछ भी हो सकता है। काल्पनिक इंसान हो सकता है, काल्पनिक कुछ भी, वो किसी से भी अपना वंश शुरुआत मान सकते हैं। वो देख हमारा वंश तो मोर से शुरुआत हुई थी। अब विज्ञान की परिभाषा में तो ये संभव नहीं है कि मोर से किसी इंसान के वंश की शुरुआत हो जाए, तो ये काल्पनिक ही हुआ कि कल्पना कर लिए कि मोर से शुरुआत हुई उसकी, मान लिया ऐसा, है ना। जैसे सूर्यवंशी बोलते हैं ना, सूर्यवंशी, हमारी तो सूर्य से शुरुआत हुई। अब सूर्य से कैसे कोई वंश शुरू हो सकता है? जबकि इसमें जैसे रघुकुल, तो जो रघु उनके ज्ञात पूर्वज हैं, राम जी हैं, राम जी के वंश में ज्ञात पूर्वज है रघु। रघु के बाद फिर ये हुए, दशरथ हुए, फिर राम हुए, तो वो वंश का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, अंकित आप कुछ पूछ रहे हैं? जी सर, वो जैसे कि बांस के पेड़ का अगर स्ट्रक्चर देखें तो उसमें उसकी हर एक गठान पे से नहीं एक डाली फूटती है, और डाली की हर एक गठान से भी एक और डाली फूटती है। तो उसी थोड़ा तरीके से थोड़ा अगर थोड़ा थोड़ा धैर्य रखो, वहीं पहुंच रहे हैं अभी, है ना। चलो इसको पढ़ के देख लेते हैं। तो ऐसे जो ना वंश की परिभाषा इरावती कर्वे ने दी है। लेकिन उन्होंने केवल पितृपक्षीय के हिसाब से दी है। उन्होंने बोला कि वंश वो है जो पिता से पुत्र की ओर चलता है। इतनी छोटी सी परिभाषा है उनकी। हम देख रहे हैं हार्शल की परिभाषा, समाजशास्त्री हार्शल के अनुसार वंश परिचित संस्थापक अथवा सामान्य पूर्वज के उत्तराधिकारियों का एक विस्तृत और एक पक्षीय रक्त संबंधी समूह है, जो सामान्य रूप से 5 या 6 पीढ़ियों का समूह होता है। ठीक है, इसमें ये जो है ना, ये परिवार से बड़ा होता है। कई सारे परिवार इसमें सम्मिलित होते हैं, कई सारे परिवारों का समूह होता है। ये परिवार से बड़ा है, किंतु गोत्र से छोटा है, गोत्र से भी बड़ा हो जाता है, क्योंकि गोत्र में और ज्यादा कवरेज हो जाता है, और ज्यादा लोग उसमें शामिल हो जाते हैं। क्योंकि हम इसमें बात कर रहे हैं सिर्फ पिछली 6-7 पीढ़ियों की, उसमें बात करते हैं पता नहीं कितनी पीढ़ियां बीत गई। वो तो बता देंगे कि हम तो त्रेता युग से जो है ना फलाने के वंश से चले आ रहे हैं। अब त्रेता युग बताते हैं कि त्रेता युग 20 लाख साल पुराना है। अब 20 लाख साल में कितनी पीढ़ियां हो गई होंगी, तो सोचो कितना बड़ा समूह होगा वो। वस्तुतः वंश परिवार का ही विस्तृत रूप है। वस्तुता का मतलब होता है वस्तुनिष्ठ रूप से, जिसको हम ऑब्जेक्टिकली कह सकें। तो वस्तुतः वंश परिवार का ही विस्तृत समूह है। यह एक रक्त मूलक एक पक्षी, या तो मातृपक्षी होगा या प्रतिपक्षी समूह है, जिसके सदस्य ज्ञात सामान्य पूर्वज से स्वयं को संबद्ध करते हैं, खुद को जोड़ते हैं, जोड़कर बताते हैं। विशेषताएं क्या है इसकी? बहिर्विवाही समूह है, न केवल रक्त संबंधी शामिल हो रहे हैं। एक ही वंश के लोगों या परिवारों की प्रमुख कड़ी सांस्कृतिक समारोह होते हैं। सांस्कृतिक समारोह में ही वंश के ज्यादातर लोग सम्मिलित होते हैं। कोई बड़ा समारोह, कोई यज्ञ वगैरह करवाया या कोई विवाह वगैरह है, तो उसमें वंश के सारे लोग इकट्ठे होंगे उसमें। तो वो कड़ी है बीच की, जो ये दिखाती है कि हाँ, ये समूह इकट्ठा है, ये सब आपस में संबंधित है। उसको मैं देखने के लिए, अगर हमें उसको देखना है, महसूस करना है, व्यवहार में देखना है, तो वो सांस्कृतिक समारोह में उनको देखा जा सकता है। इनके देवी देवता समान होते हैं, इनके जो कुल देवता होंगे वो सबके समान होंगे, मान लीजिए। वंशजों द्वारा आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सहयोग किया जाता है। सभी लोग किसी काम के लिए, मान लो कोई दान दक्षिणा वगैरह, पैसा यज्ञ वगैरह करवा रहे हैं, तो सभी कंट्रीब्यूट करते हैं। परिवार से बड़ा है किंतु गोत्र से छोटा समूह है। आधुनिक समाजों में द्विपक्षीय वंश समूह भी आजकल हमें देखने को मिलते हैं। यह सामाजिक पहचान, उत्तराधिकार, विवाह संबंध और दायित्वों का निर्धारण करता है। मेन फंक्शन इसका यही है। यही सब करने के लिए ये सब अवधारणाएं लाई गई थी वंश वगैरह की, है ना, ताकि सामाजिक पहचान स्थापित हो सके। कोई एक नाम, जैसे हम बोलते हैं ना कि वो इतिहास में हम पढ़ते हैं मध्यकाल में कि बाबर तो फलाने का वंशज था, तो पहचान स्थापित करने के लिए वो फलाने वंश का है। हाँ, जिसमें 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 पिता के वंश का ज्यादा महत्व होता था। कोई शासक है, बोलते कि वो फलाने वंश का है, शाही वंश का है, वो मराठाओं के जो है ना वंशज हैं। तो मराठा क्या है? अपने आप में पहचान है, एक उत्तराधिकार तय करने के लिए, ताकि
जो पिता की संपत्ति है या जो पिता के पास अधिकार है, राज्य है, सत्ता है, जो कुछ भी है उसके पास। ये तो चूंकि सर देखिए ये 1 मिनट हाँ 6 नंबर का पॉइंट वापस समझा दीजिए। अब देखता हूँ। वंश की अवधारणा को समझाइए, ये प्रश्न है। तो इसके अंतर्गत हम वंश की अवधारणा में एक आध परिभाषा दे देंगे किसी विद्वान के हिसाब से, और अपने हिसाब से एक सरल सी परिभाषा बता देंगे, अर्थ बता देंगे उसका कुल मिला के, और उसके बाद हम उसकी विशेषताएं भी इसमें शामिल कर लेते हैं, है ना। जब भी कोई इस तरीके से पूछा जाए 10 मार्कर में, तो लगभग हमें उसको आधे पेज पे लिखना होता है, क्योंकि आधा हिस्सा है ये वंश की अवधारणा को समझाइए। आधा पेज चाहिए, सॉरी इसको पूरा 1 पेज चाहिए, क्योंकि एक दूसरा पेज है, उस पर हम दूसरा हिस्सा समझा देंगे प्रश्न का। तो हम केवल परिभाषा से तो काट नहीं सकते पूरा पेज, तो उसमें विशेषताएं आ जाती हैं। विशेषताएं इसकी अवधारणा के अंतर्गत ही शामिल होती हैं। ठीक है, देखता हूँ 6 पॉइंट क्या है। आधुनिक समाजों में द्विपक्षीय वंश समूह भी प्रचलित है। जैसे मैंने आपको बताया कि जनरली तो या तो पिता से पुत्र की ओर चलने वाला रहता है वंश समूह, या माता से पुत्री की ओर चलने वाला होता है। लेकिन जो आधुनिक समाज है, जो आधुनिक मूल्यों पर बेस्ड है, वो ये लैंगिक भेदभाव को स्वीकार नहीं करते। तो वो कहते हैं कि भाई दोनों ही हैं हमारे वंश के तो बच्चे, है ना। तो वहां पर जैसे आप सुनते होंगे लड़कियां सरनेम चेंज नहीं करेंगी। आजकल कई सारी लड़कियां इस बात का पक्ष रखती हैं, शादी के बाद हम अपना सरनेम चेंज नहीं करेंगे। क्यों करें हम सरनेम चेंज? तो शादी के बाद भी वो अपने पिता के वंश का हिस्सा बने रहना चाहती हैं। कई सारी लड़कियां आजकल अपने पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा भी क्लेम करती हैं कि हम भी उसी वंश के हिस्से हैं। तो ये है, आप समझ पाया? आधुनिक समाजों में प्रचलित है ये। यस। प्रकार इसके क्या है? ये दोनों के दोनों एक पक्षीय के एग्जाम्पल है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे क्लासिफाई करके, यहाँ से प्रकार में हम एक यहाँ से देते, ऐसा फ्लो बनाते, और यहाँ पे लिख देते कि एक पक्षी के 2 सब टाइप हो जाएंगे, पितृपक्षी और मातृपक्षी, और ये हो जाएगा द्विपक्षीय। ऐसे भी क्लासिफाई कर सकते थे। तो पितृवंश में देखें, ये दादा पिता बेटा ऐसे चलता है, और ये उत्तर भारत में उदाहरण दे सकते हैं कि उत्तर भारत में जो वंश का प्रकार चलता है वो ऐसा ही है। मातृवंश में माता से बेटी की ओर चलता है। ये सब उत्तराधिकार के मामले में ज्यादातर, क्योंकि किसको मिलेगा, अब डोमिनेंट कौन करेगा? माता डोमिनेंट कर रही है, उसके बाद उसकी बेटी का डोमिनेंस आ जा रहा है, उसके बाद उसकी बेटी का डोमिनेंस आ जा रहा है उस फैमिली में, तो हम कहेंगे कि ये मातृवंश वाला है। जैसे कि केरल के नायरों में चलता है, नायर जनजाति में। और इसका द्विपक्षीय, इसमें माता तथा पिता दोनों पक्ष के लोग शामिल होते हैं, और बेटा और बेटी दोनों को बराबर का अधिकार होता है यहाँ पर, चाहे वो संपत्ति हो, उत्तराधिकार हो, या फिर निर्णयन हो परिवार का, सब में बराबर की हिस्सेदारी होती है बेटे और बेटी दोनों की। ये आधुनिक समाजों में प्रचलित होता है। ठीक है, अब बांस से तुलना क्यों करते हैं? हाँ, वो अलग मामला है फिर, कि उत्तराधिकार में मान लीजिए कि कौन सा रहेगा, किस बेटे पे बेस्ड रहेगा। ज्येष्ठ क्या बोलते हैं तो, ज्येष्ठाधिकार, कनिष्ठाधिकार, है ना। उत्तराधिकार के वो प्रकार हैं वो, कि बड़े बेटे को रहेगा, छोटे बेटे को रहेगा, किसको रहेगा। वंश की तुलना बांस से क्यों करते हैं? ये बहुत ही गहरा प्रश्न था। तो तुलना करने का मतलब है कि इनकी लक्षणों में, इनकी विशेषताओं में कुछ ना कुछ समानता होगी, तभी तुलना कर रहे हैं। यहाँ पे तुलना का मतलब आप एक चीज ध्यान दीजिए, वैसे जनरली हम बताते हैं आपको उत्तरों में कि तुलना का मतलब होता है कि हम समानताएं और असमानताएं दोनों देख रहे होते हैं। लेकिन इस प्रश्न के अर्थ में यहाँ पर तुलना से आशय होगा समानताओं को देखने से। ये प्रश्न के कॉन्टेक्स्ट को समझने से पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर असमानताओं की बात क्यों करेंगे प्रश्न में? असमानताओं की बात का तो मैं कॉन्टेक्स्ट ही नहीं मिल रहा है यहाँ पे। देखिए, वंश की अवधारणा को समझिए, वंश की तुलना बांस से क्यों की जाती है। निश्चित तौर पर यहाँ पर समानताओं के संदर्भ में इस्तेमाल किया है तुलना शब्द, तो उसी दिशा में अपना उत्तर ले जाएंगे। वंश और बांस के लक्षणों में अनेक समानताएं होने के कारण कुछ विद्वान वंश की तुलना बांस के पौधे से करते हैं। इस तुलना के कारण या फिर आधार, उनका वर्णन जो है वो निम्नलिखित है। इधर आधार लिखा है, इधर बांस लिखा है, इधर वंश लिखा है। हम एक आधार लेंगे, उसका फिर देखेंगे दोनों में क्या समानताएं मिल रही हैं उस आधार पर। जैसे दोनों ही सीधी रेखा में और निरंतर वृद्धि करते हैं, सीधी रेखा में वृद्धि करते हैं और निरंतर वृद्धि करते हैं। बांस एक सीधा व ऊर्ध्वगामी पौधा है, यानी बांस यहां से निकलेगा तो वो ऐसे बढ़ता जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। वैसे ही वंश भी यहां से शुरू हुआ परदादाजी से, उसके बाद परदादाजी के बाद ये दादाजी आ गए, दादाजी के बाद ये पिताजी आ गए, पिताजी के बाद ये बेटा आ गए, बेटे के बाद बेटे का बेटा आ गया। ये भी ऐसे ही बढ़ रहा है। इस वाली बीच में इस तरीके से यहाँ पे गांठें होती हैं बांस में। तो ये देखिए, मिल गई समानता। और बांस में देखें क्या लिखा हुआ है, यह सॉरी वंश है, यहाँ पे ये वंश है, यहाँ पे बांस है। यह भी सीधी रेखा में आगे की ओर बढ़ता है। दूसरा पॉइंट क्या है, यह जड़ों से बार बार नई कोंपलें पैदा करता है और नए पौधों की संख्या बढ़ाता है। यहाँ से नई कोंपल पैदा होगी और यहाँ से एक ऐसा बढ़ जाएगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। इधर से भी जड़ से एक नई कोंपल निकालेगा तो फिर ऐसे बढ़ता चला जाएगा।
इसलिए बांस कभी भी एक पौधा नहीं होता, बांस इतना ग्रुप में रहता है, इतना मोटा, बहुत मोटा तना होता है। बरगद के आपने तने देखो कि बरगद से भी मोटे तने होते हैं बांस के। अब वो एक एक बांस मिलके वो ग्रुप में रहने की आदत होती है बांसों को। एक बांस का पौधा अकेला नहीं रहता, वो देखोगे 100 200 300 पौधे एक साथ रह रहे होंगे ऐसे ग्रुप में, और मिलके इतना मोटा तना बना देते हैं कि बरगद के पेड़ से भी ज्यादा मोटा तना हो जाता है उसका। तो ऐसे ही गांठ से वो ऐसे कोंपल निकालते हैं, वो ऐसे बढ़ाते चले जाते हैं और ये इकट्ठे रहते हैं ऐसे ग्रुप में। वैसे ही बंस है, यहाँ पे जब मान लीजिए आप हैं, ये आपके चाचा का लड़का है और इधर ये आपके दूसरे चाचा का लड़का है। अब इनका अलग जो है ना वो चलता जाएगा सीरीज, इधर ये वाले चाचा की अलग सीरीज चलती जाएगी। तो देखिए बात से मिलता जुलता हो गया है। तीसरा, इसका प्रत्येक अंकुर अपने मूल पौधे से जुड़ा होता है। देखिए यहाँ पर मूल में जुड़े हुए हैं ये, भले ऊपर अलग हैं, ऊपर अलग सीरीज है, लेकिन इनका कहीं ना कहीं मूल एक ही है। यहाँ पर भी मूल एक ही है ना। जैसे मान लीजिए एक वंश है, मान लीजिए ये है श्री राम, श्री राम के बेटे हो गए, ये हो गए लव, ये हो गए कुश, इनका फिर आगे वंश चला ऐसे। तो ये दोनों कहीं ना कहीं, इसके बाद फिर मान लीजिए इनके 2 बेटे हो गए, फिर ऐसे आगे चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, लेकिन मूल में तो ये राम जी से जुड़े हुए हैं ना सारे के सारे। तो बांस भी ऐसा ही होता है कि कोई शुरुआत में एक पौधा जन्म लेता है, उसी वही अपनी कोंपलें, जड़ों से कोंपलें निकालता जाता है और सीरीज को बढ़ाता जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट तुलना का। अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है गहराई व मजबूती। तो जो बांस है उसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं और फैलावदार होती हैं। आप लोग भी अपने कैरियर के लिए मोटिवेशन ले सकते हैं यहाँ से, है ना। कैसे कि जो है ना, मान लीजिए ये बांस की कहीं पर जड़ है, बांस का बीज पड़ा हुआ है, यहाँ पर और दूसरे पौधे हैं, दूसरे और किसी प्रजाति के पौधे हैं। अभी अभी जो है ना बात करते हैं, ये बांस है, ये बांस क्या करता है, साल 1.5 साल यहीं पर पड़ा रहता है, डोरमेंट, प्रसुप्त अवस्था में पड़ा रहता है। जबकि अगल बगल वाले पौधे, मान लीजिए नीम है, ये बबूल है, या कोई और XYZ है, ये लोग निकल के इतने इतने बड़े हो गए होते हैं, साल 1.5 2 साल में थोड़े थोड़े बड़े हो गए होते हैं, यहाँ तक पहुंचे होते हैं। बांस अब तक जीरो की स्थिति पे है, लेकिन बांस क्या कर रहा होता है इस समय, बांस इस समय अपनी जड़ें फैला रहा होता है अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा ऐसे, और फिर एकदम से निकलता है, ये इतनी स्पीड से निकलता है कि ये सब बौने रह जाते हैं और ये बहुत ऊंचा निकल जाता है, बहुत आगे निकल जाता है, बहुत स्पीड से बढ़ता है। फिर एक बार ये ऊपर आता है, बहुत स्पीड से आगे बढ़ के जाता है। तो आप अपने करियर में क्या यहाँ से ले सकते हैं मोटिवेशन, कि आप भी अपनी जड़ी मजबूत करें, आप भी अपनी तैयारी को धार दें, मेंस के उत्तर अच्छे करें, पूरा का पूरा सिलेबस कवर करें, कोई कमजोर कड़ी ना छोड़ें, अपनी जड़ें बढ़ाएं। भले आपके साथ वालों ने प्री निकाल लिया हो, ये प्री निकाले हुए लोग हैं, इन लोगों ने प्री निकाल के ये थोड़े थोड़े बड़े हो लिए, अगले स्टेज तक पहुंच गए, मेंस के स्टेज तक। आपका यहाँ पर प्री भी नहीं निकला बांस की तरह, लेकिन आपने प्री पे ध्यान न देते हुए अपनी जड़ों को गहरा किया। ठीक है, और जब आप अगले साल एग्जाम में बैठे तो वो सिर्फ प्री तक अटके रह गए, आपने प्री भी निकाला, मेंस भी निकाला, इंटरव्यू बहुत अच्छे नंबर से निकाला और सीधे डीसी तक पहुंचे। उनको 4-5 साल लग गई, तब भी जाके डीसी तक नहीं पहुंच पाए, किसी और पोस्ट पे सिलेक्शन लिया। तो ये आप अपने कैरियर में, जो लोग डिमोटिवेट होते रहते हैं उनके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए अपने उत्तर पर देखते हैं क्या है। बांस की जड़ें गहरी होती हैं और फैलावदार होती हैं, जो पूरे बांस के पौधे के समूह को स्थिरता प्रदान करती हैं। वंश भी ऐसा ही है, वंश की भी एक सांस्कृतिक जड़ होती है, जैसे उस वंश के लोगों के विशिष्ट मूल्य, परंपरा, रिवाज आदि, ये सब उनको एक विशिष्ट पहचान प्रदान करते हैं और उनको स्थायित्व भी प्रदान करते हैं, उनकी कल्चर, उनकी विशिष्ट संस्कृति। इसके बाद अगला देखें, लचीलापन और टिकाऊपन, ये एक विशेषता है बांस की। बांस बहुत लचीला होता है और उनके उसके लचीले होने की वजह से वो टिका रहता है। जब आंधी तूफान वगैरह आते हैं तो वो अपने आप को झुका लेता है, अपने आप को फोल्ड कर लेता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है, ना कि अकड़ के खड़ा होकर वो टूट जाता है, ऐसा नहीं होता। वैसे ही वंश होता है, वंश में भी कोई समस्या परेशानी आती है तो उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल के फ्लेक्सिबिलिटी बना के वो आगे बढ़ जाते हैं। हम इसको देखेंगे अभी। जैसे देखिए कि वंश भी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं, टूटते नहीं है। जैसे मान लीजिए वंश में आगे कोई, मान लो पुत्र पैदा नहीं हुआ, कोई पितृपक्ष वाला वंश है, पुत्र पैदा ही नहीं हुआ, तो क्या करेंगे, कोई पुत्र गोद ले लेंगे। लक्ष्मीबाई ने लिया था गोद, है ना। तो उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई थी वहां पर। अब वो अंग्रेजों ने स्वीकार नहीं किया, वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने गोद लिया तो बनाए रखने की कोशिश की, अस्तित्व को बनाए रखने की कोशिश की। या फिर संतान प्राप्ति हेतु पुराने राजा वगैरह जो होते थे वो दूसरे विवाह कर लेते थे, राजा भी नहीं, कॉमन पीपल भी कर लेते थे, अपने वंश को आगे बचाए रखने के लिए दूसरा विवाह कर लेते। यदि पहले स्त्री से संतान प्राप्ति नहीं हो रही या फिर पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही तो दूसरा विवाह कर लिया जाता था। अगला, पुनरुत्पादन की क्षमता, रीग्रो।
यह निरंतर अपने आप का पुनरुत्पादन करता रहता है। जैसे बताया ना, नई कॉम्प्लें फूटती रहती हैं, ऐसे बढ़ाता रहता है। वैसे ही यहाँ पर भी प्रजनन के माध्यम से ग्रोथ चलती रहती है वंश में। अगला है सामूहिकता और समुदाय की भावना। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ग्रुप में रहना पसंद करते हैं बांस। एक बांस का पौधा अकेला नहीं रहता कभी, ये ग्रुप में रहते हैं, 150 200 ऐसे ना, बहुत सारे बांस के पौधे एक साथ रहते हैं, झुंड में उगना पसंद करते हैं। हालांकि बांस की कई सारी प्रजातियां होती हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में बांस होता है थोड़े मोटा सा होता है, उसमें उतना ज्यादा बड़ा ग्रुप नहीं बन पाता, वो बनता है ऐसे 10 20 25 का ऐसे ग्रुप बन जाता है। इधर देखें वंश में, तो वंश में भी अनेक परिवारों के समूह होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आगे परिवार बड़ा होता जाता है, तो वो अपने आप को जो है ना उनके बीच में बंटवारा होने लग जाता है। तो एक परिवार अलग हो गया, फिर एक परिवार अलग हो गया, लेकिन वो किसी ना किसी एक ही वंश से जुड़े हुए होते हैं, एक ही वंश के लोग होते हैं, परिवार के रूप में अलग अलग रहने लग जाते हैं वो। तो परिवारों का समूह है वंश। तो यहाँ पर सामूहिकता भी हमें देखने को मिल गई। ठीक है, कंक्लूजन देखते हैं। इस प्रकार वंश और बांस में पर्याप्त तुलनात्मक दशाएं मौजूद हैं। तुलना से यह भी स्पष्ट है कि वंश महज जैविक उत्तराधिकार ही नहीं है, बल्कि एक जीवंत सामाजिक और सांस्कृतिक इकाई भी है, जो समय की आंधियों में भी अडिग रहती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा प्रश्न। हम देखते हैं अगला प्रश्न पे, उसके पहले अंकित का सवाल ले लेते हैं। बताओ अंकित। अंकित उपलब्ध हैं? हाँ पूछो। पूछो अंकित सवाल, आवाज आ रही हो आपको तो? चलिए तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल था आपका, परंपरा और आधुनिकता भिन्न होने के बावजूद भी तुलनात्मक दशाएं हैं। तो आंसर राइटिंग के दौरान हमने इससे मिलता जुलता हुआ सवाल शायद 7 मार्कर में देखा था। हमारे प्रश्न सवाल सिलेबस में दे रखा है कि परंपरा और आधुनिकता की वर्तमान बहस, है ना। दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, दोनों के अलग अलग आधार हैं, दोनों की अलग अलग विशेषताएं हैं, इसलिए इनके बीच में एक तरीके से ओपिनियन का विरोधाभास चलता रहता है कि भाई ये सही है, वो सही है, परंपरा सही है या आधुनिकता सही है, ऐसे चलता रहता है। टकराव की स्थिति में देखने को मिलती है दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों ही जीवन जीने के लिए तरीके उपलब्ध करवाते हैं, परंपरा भी आधुनिकता भी। तो कौन सा सही है, विज्ञान को लेके चलें या धर्म को लेके चलें? विज्ञान आधुनिकता से संबद्ध है, धर्म परंपरा से संबद्ध है, तो किसको मान्यता दें, किसके हिसाब से चलें, धर्म को आधार मान के चलें या विज्ञान को आधार मान के चलें? तो ये सारी चीजें चलती हैं, ये बहस है। तो प्रश्न से ये पूछा गया कि परंपरा और आधुनिकता दोनों अलग अलग होते हुए भी दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन फिर भी वो उनकी तुलना करी जा सकती है, यानी हम उसमें कुछ समानताएं भी देख सकते हैं और कुछ असमानताएं भी देख सकते हैं। उसी चीज को हमें स्पष्ट करना है। तो देखते हैं उत्तर क्या है। उपर्युक्त कथन समाज की जटिल प्रकृति को संदर्भित करता है। जटिल तो हो गया समाज, यहाँ पर दोनों चीजें उपलब्ध हैं, जीवन जीने के लिए दो दो तरीके उपलब्ध हैं, परंपरा भी है, आधुनिकता है, फिर उनका एक ढेर कुनवा है पूरा परंपरा का। परंपरा कोई छोटा मोटा कॉन्सेप्ट तो है नहीं, आधुनिकता भी कोई छोटा मोटा कॉन्सेप्ट तो है नहीं, इसीलिए जटिलता को रेफर करता है। परंपरा और आधुनिकता दोनों यूं तो सतही तौर पर अलग अलग दिखते हैं, लेकिन यदि हम सामाजिक दृष्टिकोण से देखें, गहराई से देखें, तो दोनों ही हमें एक दूसरे से परस्पर अंतर संबंधित दिखाई देते हैं, दोनों एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं, और हमें इनमें समानताएं और भिन्नताएं दोनों ही दृष्टिगोचर होती हैं, जिसका विवरण जो है निम्नानुसार है। अंतर देख लेते हैं, क्या प्रमुख अंतर है। तो प्रकृति, इधर परंपरा लिखा हुआ है, इधर आधुनिकता लिखा हुआ है। प्रकृति तो इसकी अतीत आधारित, ये जो है ना परंपरा अतीत आधारित होती है, हमें हमारे पूर्वजों से मिली होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही होती है परंपरा, और ये स्थिर होती है इसकी प्रकृति, इसमें स्थायित्व अधिक होता है। आधुनिकता आधुनिकता भविष्योन्मुख है और गतिशील है, ये अपने अंदर परिवर्तनों का स्वागत करती है आधुनिकता, जबकि ये परिवर्तनों का प्रतिरोध करती है, और परिवर्तनों के प्रतिरोध करने वाली विचारधारा को ही रूढ़िवाद कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि रूढ़िवाद क्या है, तो रूढ़िवाद कुछ भी नहीं है, परिवर्तनों का विरोध, परिवर्तनों को स्वीकार न करना, परिवर्तनों का स्वागत नहीं करना, परिवर्तन चाहना ही नहीं। ठीक है, तो ये भविष्योन्मुख है, भविष्य को देखकर चलती है, और गतिशील इसकी प्रकृति है। स्रोत क्या है, इसके स्रोत हैं धर्म, रिवाज, पुरानी पीढ़ियों से ही मिलती है हमें। इसके स्रोत क्या है, विज्ञान, तर्क, नवाचार, उदारवाद, ये सब इसके स्रोत हो गए। विचारधारा क्या है, इसमें सामूहिकता,
का महत्व रहता है और कर्तव्य पालन पर जोर रहता है, इसलिए सामूहिकता पर महत्व होता है, इसलिए यहाँ पर प्रेम विवाह का महत्व नहीं है, आयोजित विवाह का महत्व है। ठीक है, इसलिए व्यक्ति का भी व्यक्तिवाद नहीं है यहाँ पर, किसी व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है, ओवरऑल समाज का महत्व है। जबकि यहाँ पर हमें व्यक्तिवाद देखने को मिलेगा, इंडिविजुअलिज्म। यहाँ पर एक इंडिविजुअल का भी अपने आप में महत्व है, उसकी भी एक आइडेंटिटी है, और जितनी भी गतिविधियां हैं उसके केंद्र में व्यक्ति होता है। यहाँ पर समूह होता है सारी गतिविधियों के केंद्र में। यहाँ पर अधिकारों पे जोर दिया जाता है, यहाँ पर कर्तव्यों पे जोर दिया जाता है। परंपरा में जोर दिया जाएगा कर्तव्य पालन पे, कि आप ये कर्तव्य करो, वो करो। यहाँ पर अधिकारों की बात की जाएगी आधुनिकता में। विवाह के प्रकार हम बता ही चुके हैं, यहाँ पर ज्यादातर हमें आयोजित विवाह देखने को मिलेंगे, और वो जो है वो दो समूहों के बीच में एक रिश्ता है विवाह। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर चयन विवाह है, यानी व्यक्ति अपनी मर्जी से विवाह करता है, वो चाहे वो फिर प्रेम विवाह हो या जो भी विवाह हो, दो व्यक्तियों के मध्य रिश्ता यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, ना कि दो समूहों के मध्य। परिवार, यहाँ पर हमें संयुक्त परिवार देखने को मिलेगा, पितृसत्तात्मकता हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी संयुक्तता की भावना है, और संयुक्त परिवार की एक कमी भी है कि यहाँ पर हर व्यक्ति को महत्व नहीं मिल पाता। यहाँ पर ओवरऑल परिवार का महत्व होता है, व्यक्ति का महत्व नहीं होता, व्यक्तिवादता नहीं होती है, क्या कम होती है संयुक्त परिवार में। एकल परिवार आधुनिकता की विशेषता है, और ये समता मूलक होते हैं, समता पर आधारित होते हैं। यानी यहाँ पर ना तो पितृसत्तात्मकता होगी, ना ही मातृसत्तात्मकता होगी। जो घर के डिसीजन लिए जाएंगे, परिवार के जो भी डिसीजन लिए जाएंगे, उसमें दोनों की भागीदारी होगी, पिता की भी भागीदारी होगी, माता की भी भागीदारी होगी। संपत्ति है तो बेटे का भी अधिकार होगा उस पर, बेटी का भी उतना ही अधिकार होगा। तो ये समता मूलकता है। आस्था, यहाँ पर विश्वास की हमें प्रधानता देखने को मिलती है, विश्वास पे काम चलता है। हम मानते हैं कि हनुमान जी हैं, हम मानते हैं कि हनुमान जी हैं, मतलब हैं, ये अनुभव पे आधारित है। ये कहेंगे अगर हनुमान जी हैं तो हम दिखाओ हमें, अगर हमें दिख जाएंगे हनुमान जी, हमें जो है ना किसी भी तरीके से उनका होना प्रमाणित हो जाएगा, तो हम मानेंगे कि हनुमान जी है। ये प्रमाण पे चलता है, एविडेंस बेस्ड है। इसलिए मॉडर्न मेडिसिन की भी जब हम बात कर रहे थे ना आयुष वगैरह में, तो वो आधुनिकता के अंतर्गत ही आती है, इसलिए उसको मॉडर्न मेडिसिन बोलते हैं, क्योंकि वो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। इन भिन्नताओं से तो लगता है कि ये दोनों परस्पर विरोधी अवधारणाएं हैं, लेकिन इनमें कुछ काफी समानताएं भी हैं। जैसे कि क्या क्या समानता है? दोनों ही समाज संगठन की दशाएं हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि दोनों ही व्यक्ति के जीवन को संचालित करने के तरीके हैं, प्रणालियां हैं, सिस्टम है जीवन को संचालित करने के। तो दोनों ही समानता हो गई कि नहीं है? कि दोनों ही व्यक्ति के जीवन को संचालित करने के सिस्टम है, प्रणालियां हैं। तो सामाजिक जीवन को संचालित करने वाले मूल, संस्थाएं, व्यवहार आदि पद्धतियां दोनों ही हैं। दोनों ही सामाजिक संरचना और संस्कृति के निर्माण के तत्व हैं। संरचना हो या फिर संस्कृति हो, दोनों इन्हीं से ही बनी होती है। उसमें या तो हो सकता है कुछ तत्व हमें परंपरा के मिल जाए देखने को, कुछ तत्व हमें आधुनिकता के देखने को मिल जाए, या फिर हो सकता है परंपरा के तत्व देखने को मिले पूरे, या फिर हो सकता है पूरे के पूरे आधुनिकता के तत्व देखने को मिले। जैसे मान लीजिए सऊदी अरेबिया है, तो सऊदी अरेबिया का ज्यादातर हिस्सा, 80% हिस्सा में देखने को मिलेगा कि उनका परंपरा आधारित है। अभी महिलाओं को अधिकार मिलना शुरू हुए नहीं तो पूरा परंपरा पे ही चलता है, वो शरीयत पे चलते हैं, ठीक है। जबकि यूरोप जो है ना, वो 80% हो चुका है आधुनिकता पे चलने वाला। भारत दोनों का सम्मिश्रण है, हमारे यहाँ दोनों के तत्व हैं। हमारे आधुनिकता भी है और परंपरा भी है। हम राफेल खरीदते हैं, फिर उसका जो ना तिलक पूजन करते हैं और उसके नीचे नींबू को चलते हैं, उसके पहिए के नीचे। तो ये है, दोनों का सम्मिश्रण हमें देखने को मिलता है। अगली समानता क्या है? निरंतरता व परिवर्तन की धुरी है ये। परंपरा जो है वो निरंतरता बनाए रखती है, और आधुनिकता परिवर्तन लाने का काम करती है, क्योंकि परिवर्तन नहीं आएगा तो जड़ हो जाएगा समाज, और ऐसे जड़ समाज क्या होते हैं? बिखर जाते हैं, जल्दी टूट जाते हैं, अस्तित्व खत्म हो जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि रोला रोमा मिस्र मिट गए जहां से, कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो कुछ बात और कुछ नहीं है, भारतीय संस्कृति की फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी परिवर्तन को स्वीकार करने की जो आदत है वो है, समायोजन करने की जो प्रवृत्ति है, अनुकूलन करने की जो प्रवृत्ति है, उसकी वजह से आज भारतीय संस्कृति 3000 साल बाद भी विद्यमान है। और ये न केवल परिवर्तन, जब परिवर्तन होता है तो प्रगति को भी लाता है, प्रगति का संचालन करती है आगे, यानी सकारात्मक वृद्धि। प्रगति यानी सकारात्मक रूप से आगे ग्रोथ होते जाना। अगला परस्पर प्रभाव। हाँ, निरंतरता बनाए रखने का मतलब है समाज में, जैसे मान लीजिए पहले व्यवहार का तरीका ये था, एक्स तरीका था व्यवहार का। जैसे मान लीजिए यौन नियमन का तरीका है कि भाई विवाह करेंगे, आयोजित विवाह होगा, परंपरा ने सेट कर दिया, तो अगली पीढ़ी भी वैसे ही कर रही है, फिर अगली पीढ़ी भी वैसे ही कर रही है, तो निरंतरता बनी हुई है कि नहीं? ठीक है। और देख लेते हैं कि भाई
किसी चीज को सीखने के लिए शिक्षा की जरूरत है, तो शिक्षा धर्म की शिक्षा देती है, मान लो परंपरा, तो अगली पीढ़ी भी वही ले रही है, फिर उसके बाद अगली पीढ़ी वही ले रही है। लेकिन जरूरत महसूस हुई कि आज के समय में हमें जरूरत है कि हम आधुनिक शिक्षा पर शिफ्ट करें, तो वो आधुनिकता हमें उसमें शिफ्ट करवा देती है, और फिर हमारी प्रगति कहीं ना कहीं उसमें सामने आती है, प्रगति देखने को मिलती है। आज हम शिफ्ट कर गए ना धार्मिक शिक्षा से, गुरुकुल की जगह आज हम पढ़ते हैं ना मॉडर्न स्कूल में, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं कि नहीं। ये है निरंतरता बनाए रखने का मतलब है तौर तरीके जो हैं, जीवन जीने के जो तरीके हैं, जीवन को संचालित करने के जो तरीके हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहते हैं, तो निरंतरता बनी रहती है तौर तरीकों की। नहीं तो हमारे पिताजी किसी और तरीके से काम करते थे, अपनी जरूरतों को पूरा करते थे, हम किसी और तरीके से कर रहे हैं। हमारे पिताजी ने आयोजित विवाह किया था, हमने प्रेम विवाह किया, हमारे बच्चों ने विवाह ही नहीं किया। तो ये चेंज आ गया, जबकि निरंतरता का मतलब है हमारे पिताजी ने भी विवाह किया था, हमने भी विवाह किया, हमारे बच्चे विवाह करेंगे। हमारे पिताजी ने भी आज आयोजित विवाह किया था, अरेंज मैरिज करी थी, हमने भी करी, हमारे बच्चे भी करेंगे, हमारे बच्चे के भी बच्चे करेंगे, और ये पिछले 3000 साल से चली आ रही है। तो निरंतरता बनी हुई है कि नहीं विवाह की। अगला देखते हैं परस्पर प्रभाव। परस्पर प्रभाव का मतलब है दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। आधुनिकता प्रभावित करती है परंपरा को, इम्पैक्ट डालती है उस पर, और परंपरा भी प्रभावित करती है आधुनिकता को। कैसे करते हैं प्रभावित, हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे आधुनिकता कई बार परंपरा को नवीन रूपों में ढाल देती है। कई सारी चीजें जो है ना आज हमें मॉडर्न रूप में देखने को मिल रही है, जैसे विज्ञान और तकनीक आ गए। तो आज मैं कल ही देख रहा था, एक एडवर्टीजमेंट आना था कि शनि सिंगनापुर मंदिर पर आपको तेल चढ़ाना हो तो आप अभी यहाँ पर जो है ना गूगल पे पर जाके 100 रुपए डालो, आपका तेल चढ़ जाएगा यहीं से। तो नए रूपों में ढाल दिया उसको, छोड़ा नहीं है हमने उसको, तेल अब भी चढ़ाया जाएगा, बस नए तरीके से आधुनिकता के साथ हमने उसको ढाल दिया। वैसे ही परंपरा भी आधुनिकता को नवीन विचार प्रदान करती है। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं, मान लो हम बात कर रहे थे एथनोबायोलॉजी की, तो पहले जिस तरीके से हमारे जो जनजाति है या जो हमारे पूर्वज हैं, ठीक है, वो जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते, वो परंपरा के तहत था वो तो। लेकिन कहीं ना कहीं हमें मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी उससे नए दवाइयां मिल सकती हैं, उससे इलाज के नए तरीके मिल जाते हैं। तो वो चीज मॉडर्न मेडिकल साइंस में आई कहाँ से, परंपरा से ही तो हमने प्रभावित होकर ली। हमने देखा नीम में ना एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये लोग नीम घिसके लगाते आए हैं। जब भी इनको फोड़ा फुंसी कुछ हुआ, इन्हें नीम घिसके लगा लिया। तो मॉडर्निटी ने, आधुनिकता ने ये सीख लिया कि भाई नीम जो है ना वो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी रखता है, और फिर हमने उसको यूज कर लिया। नीम लोशन आता है आजकल, एलोवेरा लोशन आता है, एलोवेरा जेल आते हैं, वो परंपरा से इस्तेमाल होता आ रहा था वो तो दोनों एक दूसरे को इस रूप में प्रोवाइड करते हैं। आप नजर अपनी खुली रखेंगे, रोज अखबार पढ़ेंगे, तो आप हजारों एग्जाम्पल ढूंढ पाएंगे इसके संबंध में। चलिए अगला देखते हैं, संयुक्त सह अस्तित्व, एक साथ दोनों का विद्यमान बने रहना, कोई किसी को नहीं हटा रहा, ना तो परंपरा आधुनिकता को हटा रही, ना आधुनिकता परंपरा को हटा रही, दोनों एक दूसरे से दोस्ती कर लिए और एक साथ चल रहे हैं, आगे एडजस्ट कर लिया है दोनों ने। कैसे, दोनों एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित कर एक साथ विद्यमान बने रहते हैं। जैसे शिवेंद्र ने कार खरीद के लाए, कार खरीद के जो है ना अचलेश्वर मंदिर पर ले गए ग्वालियर में पूजन करवाने, नई कार खरीद के लाए हैं तो पूजन करवाया मंदिर में, परंपरा का पालन किया कि हम जब भी कोई नई शुरुआत करते हैं भगवान के नाम से करते हैं, सबसे पहले भगवान को याद करते हैं। लेकिन अब एक आध साल कार चला ली, अब कार हो गई खराब, कुछ खराबी आ गई, तो अब जाके उनको अचलेश्वर महादेव के सामने खड़ा नहीं करेंगे कि जो है ना भगवान जी खराब हो गई गाड़ी, इसको सही कर दो। अब यहाँ पर ही आधुनिकता लगाएंगे। अब शिवेंद्र जाएंगे मोटर मैकेनिक के पास, कार मैकेनिक के पास, उससे कहेंगे गाड़ी खराब हो गई ठीक कर दो। तो यहाँ पर उन्होंने तर्क लगाया कि भाई जो खराबी आई है वो मोटर मैकेनिक उसको जानता है, वही उसको ठीक कर पाएगा। तो एक साथ हमें जो ना विद्यमान देखने को मिल जाते हैं, इनका सह अस्तित्व हम इस रूप से देख सकते हैं। आप हजारों उदाहरण नोटिस करेंगे तो आप हजारों उदाहरण ऐसे देख सकते हैं। अगला देखते हैं योगेंद्र सिंह का दृष्टिकोण। योगेंद्र सिंह जो है ना वो संस्कृतिवादी परिप्रेक्ष्य से जुड़े हुए भारतीय समाजशास्त्री विचारक हैं योगेंद्र सिंह, और इनका क्या यहाँ पर कहना है इस विषय में वो देख लेते हैं। तो भारत में परंपरा व आधुनिकता का संघर्ष है ही नहीं, बल्कि संश्लेषण हो रहा है, सिंथेसिस चल रहा है, थीसिस एंटी थीसिस, इधर से थीसिस आ रही है, इधर से एंटी थीसिस आ रही है। परंपरा है ये थीसिस देती है, इधर से ये आधुनिकता है एंटी थीसिस देती है, दोनों मिलकर सिंथेसिस हो जाता है, यानी दोनों के मिलने से कुछ नया निकल के आ जाता है। मक्खन डाला, सॉरी दही डाला, दही में बिलोनी चलाई, दही हो गया परंपरा, बिलोनी हो गई आधुनिकता, तो उसमें से मक्खन निकल के आ गया। ऐसा बोल रहे हैं ये कि संश्लेषण हो रहा है, यानी मक्खन निकल रहा है। उन्होंने इसे सांस्कृतिक गतिशीलता कहा, यानी संस्कृति में होने वाले परिवर्तन, सांस्कृतिक गतिशीलता यानी संस्कृति में परिवर्तन, फ्लेक्सिबिलिटी।
जहां परंपरा बदलकर आधुनिक रूपों में ढल रही है। ये उनका ही स्टेटमेंट है, योगेंद्र सिंह का। इस प्रकार ये हम कंक्लूजन देख रहे हैं। इस प्रकार यह दोनों ही जो है ना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जहां एक एक यानी कि परंपरा समाज को निरंतरता प्रदान करती है, तो वहीं दूसरा यानी कि आधुनिकता समय के साथ परिवर्तन कर समाज को गतिशील बनाती है। अतः ये भिन्न होते हुए भी तुलनात्मक दशा है। ये जैसा प्रश्न वैसा कंक्लूजन। इसका कोई एक और हम कंक्लूजन दे सकते हैं कि कई विचारक ये मानते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई टकराव नहीं है, बल्कि संवाद है, यानी एक दूसरे से ये संवाद हो रहा है, अंतक्रिया हो रही है इनके बीच में, या वही बोल सकते हैं कि सिंथेसिस हो रहा है। दोनों के बीच एक संतुलन है, अनुकूलन है, पुनर्निर्माण का प्रयास चल रहा है अभी भारत में। कहना सही होगा कि परंपरा से जड़ें तो आधुनिकता से पंख लिए जाने चाहिए। हम परंपरा से जड़ें लें ताकि हम एक तरीके से हमें स्थायित्व रहे, हम लुढ़क ना जाएं। या पेड़ के एग्जांपल में देखें तो जड़ क्या होती है, उसको पेड़ को स्थिरता प्रदान करती है। तो परंपरा से हम जड़ें ले लें और आधुनिकता से पंख लगा लें और उड़ान भरें। ठीक है, चलिए हम चौथे सवाल पे मूव कर रहे हैं। अब कॉन्सेप्चुअल सवाल बचे नहीं है, अब केवल फैक्चुअल सवाल है। अब आप लोग बताइए, इन तीनों सवालों में कोई दिक्कत रही होगा? हाँ बिल्कुल अंकित, है ना सर? हाँ पूजा। सर, क्वेश्चन था परंपरा और आधुनिकता एक दूसरे से भिन्न होने के बावजूद उनमें तुलनात्मक दशाएं मौजूद है, स्पष्ट कीजिए। तो सर क्वेश्चन में मतलब की पॉइंट है दोनों में तुलनात्मक दिशाएं अभी भी मौजूद है, तो इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि उनमें भिन्नता है, उसको भी बताएंगे आंसर में? मतलब समझ में नहीं आया मुझे क्वेश्चन अच्छे भिन्नताएं से। देखिए ना, भिन्नताएं देखिए ना स्क्रीन पर। सर नहीं सर, मुझे ये समझ में नहीं आया। क्वेश्चन में है परंपरा और आधुनिकता दोनों भिन्न होने के बावजूद, मतलब क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि हम दोनों एक दूसरे के अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी दोनों में तुलनात्मक दशाएं हैं। मतलब कुछ तो है जो एक दूसरे को पूरक बनाता है, तो उसको स्पष्ट करना है। तो सर मुझे ये समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने तो ऐसे लिखा था कि दोनों में तुलनात्मक दशाएं, तो उसको मेंशन करना मतलब है क्या, भिन्नताओं को मेंशन करेंगे स्पष्ट करने। ठीक है, मैं आपका प्रश्न समझ गया। स्पष्ट करने का मतलब है यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसको हमें एनालाइज करना है, इस स्टेटमेंट को हमें स्पष्ट करना है कि ये बात जो कही जा रही है, मान लीजिए कोई एक्स नाम के व्यक्ति है, आपका एग्जामिनर है, ये बोल रहा है, उसने बोला है कि भाई परंपरा और आधुनिकता जो है वो एक दूसरे से अलग अलग है, एक दूसरे से अलग अलग है, सेपरेट है। लेकिन सेपरेट होने के बावजूद भी हम इनमें तुलना कर सकते हैं, हम इनको तुलना करके देख सकते हैं, तुलना इनमें संभव है। यानी वो कहना चाह रहा है कि इनके बीच में कई सारी डिफरेंसेस भी हैं। अभी हम सेपरेट की बात नहीं कर रहे हैं, इस भिन्न का मतलब यहाँ डिफरेंस नहीं है, इस भिन्न का मतलब है एक दूसरे से सेपरेट होना, पृथक है। भिन्न होने का मतलब पृथक है, सेपरेट है। उसके बावजूद भी तुलनात्मक दशाएं हैं, यानी ये दोनों की तुलना संभव है, तुलना की जा सकती है। तो बस हम तुलना करके बता देंगे, हम अंतर बता देंगे। तुलना में हम क्या करते हैं, हम उनके बीच में अंतर देख लेते हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, तो उसके बाद क्या इनके बीच में सिमिलरिटीज हैं, तो इन दोनों को हमने देख लिया, हो गया हमारा उत्तर। जी सर। सर और यदि इसको लिखते हैं तो हर पॉइंट में उदाहरण डालना जरूरी है? उदाहरण तो मैं कह रहा हूँ जितने आप उदाहरण डालोगे डीसी के उतना ही करीब पहुंचोगे। और ये ऐसा विषय है समाजशास्त्र, और जैसे कि आपका एथिक्स है, हाँ एथिक्स है, जिसमें हम देखते हैं कि भाई सत्यनिष्ठा क्या है, ईमानदारी क्या है, लोक सेवा के प्रति समर्पण क्या है ना, निष्पक्षता क्या है, वस्तुनिष्ठता क्या है। इन सब के आप जब तक व्यवहारिक उदाहरण नहीं लिखोगे, कोशिश करिए कि काल्पनिक की जगह व्यवहारिक उदाहरण लिखें, रियल लाइफ एक्सपीरियंस। जैसे मान लीजिए आप सत्यनिष्ठा बता रहे हैं, तो आप कोई सचिन का कोई एग्जाम्पल बता दें कि 2003 में एक मैच चल रहा था, उसमें सचिन का जो है ना बैट लग गया था, बॉल से टच हो गया था बैट, और वो आउट थे, लेकिन अंपायर ने उनको आउट दिया नहीं, और सचिन ने अपनी सत्यनिष्ठा दिखाते हुए खुद जाके ये स्वीकार किया कि भाई मैं आउट हो चुका हूँ। तो ऐसे व्यवहारिक उदाहरण आप पेश करिए, है ना। तो उदाहरण तो बहुत जरूरी है। ये होता है कि हम कोई भी अपनी तरफ से कोई भी पॉइंट दे रहे हैं, इस पॉइंट को जस्टिफाई करना कि हम जो बात बोल रहे हैं वो हवाबाजी नहीं बोल रहे हैं, हम प्रॉपर एविडेंस के साथ बोल रहे हैं, प्रॉपर जो है ना ठोस बात कर रहे हैं। तो उसको हम दो तीन तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं। जस्टिफाई करने का मतलब होता है हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। दूसरा तरीका होता है कि हम कोई आंकड़ा प्रस्तुत कर दें, है ना। तीसरा आप बता सकते हैं कि आप कोई फैक्ट दे दें। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमने बताया, जैसे मान लीजिए आप बता रहे हैं कि भारत में या कहीं पर भी बता रहे हैं कि इसका एक कारण, बहुत बड़ा कारण जातिवाद है। आप राष्ट्र निर्माण की समस्या बताएं कि राष्ट्र निर्माण में क्या समस्या है, आपने बता दिया कि जातिवाद राष्ट्र निर्माण में बाधक तत्व है, आपने जातिवाद, इसका उदाहरण दीजिए। अब बताइए कि हाल ही में जो है ना देविका पटेल नाम की एक कथावाचिका है, जबलपुर की हैं, तो उनको ब्राह्मणों ने केवल इस आधार पर कथा करने से रोक दिया कि आप जो है ना ब्राह्मण समुदाय से नहीं आती हैं, इसलिए आप कथा नहीं कर सकते। तो देखिए जातिवाद चल रहा है। हर प्रतिदिन अखबार में आपको एक ना एक खबर मिल जाएगी कि जो है ना दलित दूल्हे को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया गया, यहाँ तक एसपी तक को भी अपना पूरा पुलिस बल लगाना पड़ गया घोड़ी पे चढ़ के बारात ले जाने के लिए।
तो आप ऐसे एग्जाम्पल पुट करिए। ये हो गया व्यवहारिक उदाहरण वाली बात। आंकड़े, आपने बताया कि महिलाओं की दयनीय स्थिति है, महिलाओं का पार्टिसिपेशन कम है, तो अब बताइए कि मध्य प्रदेश के पंचायती राज में, या सॉरी पंचायती राज में तो रिजर्वेशन है, तो वहां पर तो महिलाएं होंगी। अब बताइए कि संसद में आज भी इतनी महिलाएं, आज 230 टोटल मध्य प्रदेश की सीटें हैं विधानसभा की, महिलाएं कितनी हैं? 27-28, जबकि इनकी आबादी कितनी है? 50%। तो होना कितना चाहिए था? लगभग 100 प्लस, कम से कम 100 प्लस तो होना ही चाहिए था। है कितना? 27-28। तो अपने आंकड़ा दे दिया कि आधी आबादी होते हुए भी मात्र 27 या 28 जो है वो विधायक हैं मध्य प्रदेश में, तो उनका पार्टिसिपेशन कम है। आपने अपनी बात को जस्टिफाई कर दिया। आपने बात क्या बोली थी कि मध्य प्रदेश में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व। हाँ, सुनील धनवंता IAS राजस्थान, ठीक है। अगला है कोई फैक्ट दे दें, कोई फैक्ट बताइए कि हाँ सबसे लंबी जो है ना, जैसे मान लीजिए आप कोई बता रहे हैं कि भाई जो है ना मालवा की जलवायु बहुत अच्छी है, आपने बोल दिया कि मालवा की जलवायु बहुत अच्छी है, फायान बोल के गए थे, ठीक है। अब भाई हम कैसे मान लें कि वास्तव में अच्छी? तो बताइए कि यहाँ पर वार्षिक औसत तापमान इतना रहता है, आपने फैक्ट बता दिया। या आपने बता रहे हैं कि पचमढ़ी का तापमान जो है ठंडा रहता है, अच्छा रहता है पचमढ़ी, तो बताइए कि ये ऊंचाई पर स्थित है, आपने फैक्ट दे दिया कि ऊंचाई पर स्थित है, यानी कि टेम्परेचर कम आएगा ही आएगा। आगे बढ़े। जी सर। अगला सवाल है, भारत में आजादी के बाद हुए कृषि आंदोलन की चर्चा कीजिए। तो भारत में आजादी के बाद किसानों की समस्याएं, जैसे कि ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या बनी रही, तो उन्हीं समस्याओं के, है ना, उन्हीं समस्याओं को लेकर किसानों ने समय समय पर आंदोलन किए, जिनकी चर्चा निम्नानुसार है, निम्नलिखित है। तो हमने एक फ्लो चार्ट के माध्यम से बता दिया कि भाई कारण क्या रहे, क्योंकि आंदोलन इतने ज्यादा आंदोलन हमारे पास है नहीं कि दोनों पेज भर जाएं, तो हमने उसमें और भी चीजें ऐड कर ली। हालांकि अब जब ऐसा कुछ प्रश्न पूछा जाए तो उसमें 2-3 लाइन में आप कारण बड़े आराम से बता सकते हैं, वो कुछ भी अनावश्यक में नहीं आएगा कि आपने कुछ भी अनावश्यक दे दिया, है ना। तो क्या कारण रहे? भूमि सुधारों की मांग, न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग, ऋण माफी की मांग, कृषि नीतियों में परिवर्तन की मांग रही, या कृषि कानूनों का विरोध करना हो, तो ये कुछ कारण रहे। आंदोलन जैसे कि तेलंगाना किसान आंदोलन की आजादी जब हमें मिली थी उसी टाइम पे चल रहा था, 1946 में शुरू हुआ, 51 में खत्म हुआ, तेलंगाना में चल रहा था। क्यों हो रहा था? क्या है? किसानों का निजाम के विरुद्ध, निजाम और निजाम की पुलिस के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह था, और परिणाम क्या निकला? ये स्वतंत्रता मिलने से सफल रहा। स्वतंत्रता मिल गई तो निजाम भी नहीं रहे, तो निजाम की पुलिस भी नहीं रही, तो उनके ही शोषण से परेशान थे, तो सफल हो गया भाई, आजादी मिलने सफल हो गया। भूदान आंदोलन 1951 का है, संपूर्ण भारत में ये जो है ना इसका क्षेत्र रहा संपूर्ण भारत। क्यों हुआ? भूमि का असमान वितरण था, इसलिए हुआ। परिणाम क्या निकला? आचार्य विनोबा भावे की अपील पर कई जमींदारों ने भूमिहीनों को भूमि दान दी, परिणाम निकला इसका। नक्सलवाड़ी आंदोलन, ये शुरुआत में एक किसान आंदोलन के रूप में ही शुरू हुआ था, चारूलता मजुमदार करके शायद एक जो है ना लीडर थे, उन्होंने शुरू किया था इसको। पश्चिम बंगाल का एक गांव है नक्सलवाड़ी, वहां से शुरुआत हुई थी 1967, पश्चिम बंगाल शुरू हुआ। जमींदारों के शोषण के विरुद्ध कृषकों का ये क्या है? सशस्त्र विद्रोह था, और कालांतर में आंदोलन जो है हिंसक हो गया और सरकारी विरोधी विचारधारा परिवर्तित हो गया। आज ये किसान आंदोलन नहीं है, नक्सलवाद आज भी है, लेकिन वो अब किसान आंदोलन के रूप में नहीं है, बल्कि सरकार विरोधी हिंसक गतिविधियों के रूप में, हिंसक विचारधारा के रूप में है। हरित क्रांति विरोधी आंदोलन 1970-80 में हुआ। यहाँ पर क्या है कि पंजाब हरियाणा के कुछ किसान तो बहुत ज्यादा अमीर हो गए, तो कुछ किसान बहुत ज्यादा गरीब रह गए, तो बेचारे जो है ना, जो गरीब रह गए थे, उन्होंने एक तरीके का आउटरीच दिखाया कि भाई हमारे लिए भी तो कुछ करो, हम छोटे किसान हैं तो क्या हुआ, हमें भी तो इसका लाभ मिलना चाहिए। 19-20 तो चलता है, 19 हजार का अंतर हो जाए तो कोई कैसे सहन करेगा, है ना, इसलिए आंदोलन कर दिया। पंजाब में हुआ हरित क्रांति से बढ़ी आय और आय असमानता व क्षेत्रीय असमानता के कारण छोटे किसानों द्वारा विद्रोह किया गया। इसका परिणाम वगैरह बहुत ज्यादा मुझे कुछ मिला नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। सेठखड़ी आंदोलन, अच्छा जो है ना, अभी यहाँ पर हमने 4 कॉलम बनाए थे, आंदोलन, वर्ष, क्षेत्र, कारण, परिणाम। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको ये कारण और परिणाम की जगह क्षेत्र के बाद सीधा विवरण इसी में सब बता दें। जहाँ पर कारण परिणाम उपलब्ध होंगे वहां पर कारण परिणाम बता देंगे, नहीं तो जो फैक्ट उपलब्ध होगा वो बता देंगे। तो एक कॉमन वाला कॉलम हो गया, कॉमन सा कॉलम, जिसमें कारण परिणाम और भी जो चीजें जानकारी वगैरह सब दे देंगे। तो सेठखड़ी आंदोलन है, 1980 के दशक में चला महाराष्ट्र में। शरद जोशी के नेतृत्व में सेठखड़ी संगठन था एक, उसने महाराष्ट्र में किसानों के लिए मूल्य आधारित नीतियों और मुक्त बाजार की मांग के लिए यह आंदोलन किया था। मंदसौर किसान आंदोलन, इसके लिए बहुत ज्यादा किरकिरी होती है, शिवराज सिंह की आलोचना की जाती है बहुत ज्यादा, मतलब एक तरीके का दाग है उनके ऊपर। 2017 में हुआ मंदसौर मध्य प्रदेश में, किसान कर्ज माफी और फसल के उचित दाम को लेकर क्या कर रहे थे? आंदोलन। तो पुलिस ने फायरिंग कर दी उनके ऊपर, अपने ही देश के किसानों के ऊपर, और 6 किसान मारे गए इसमें। तो ये पूरे देश भर में बहुत ज्यादा इस पे जो है ना आलोचना हुई थी मध्य प्रदेश सरकार की। किसान आंदोलन 2020, इस सबसे तो सभी परिचित हैं, राकेश टिकैत किसान नेता। 2020 से 2021 संपूर्ण भारत, मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये पैसे तो पूरे देश भर में ही किसान कर रहे थे, अपना अपना ट्रैक्टर लेकर रैली निकालते थे
पूरे देश में ही चलता था, एमपी में भी था, एमपी के किसान भी कर रहे थे ये रैली वगैरह। लेकिन मुख्यतः जहां पर वो डेरा डाले रखे, बिल्कुल धरना प्रदर्शन करते गए कंटिन्यूअसली, वहीं पे खाना पीना बन रहा है, वहीं पे वो सो रहे हैं, वो सब कुछ वहीं पे चल रहा है उनका, तो वो 1 डेढ़ साल तक चलाते रहे। वो थे राज्य पंजाब, हरियाणा और दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के लिए किसानों ने करीब 1 साल से अधिक समय तक अहिंसक प्रदर्शन किए। परिणाम क्या निकला कि सरकार को तीनों नए कृषि कानून वापस लेने पड़े। ये हो गया। सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि हमारा अभी स्पेस काफी बचा हुआ है, और कहाँ से लाएं, है ही नहीं इतने ज्यादा आंदोलन। तो लास्ट में सुझाव दे सकते हैं। आंदोलन क्या है? एक प्रकार की कुछ ना कुछ समस्या विद्वान होगी, तभी तो आदमी आंदोलन कर रहा है। किसानों की समस्याएं हैं, तो उनके उसी दृष्टिकोण से हम कुछ सुझाव दे सकते हैं अपनी ओर से। क्या सुझाव दे सकते हैं? कृषि का वैज्ञानिकरण किया जाए, किसानों को आसान व कम ब्याज दरों पर ऋण की उपलब्धता कराई जाए, ग्राम कृषक नियुक्तों की नियुक्ति करे, रोजगार भी बढ़ेंगे, युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, और किसानों की जो है ना खेती भी सुधरेगी। जो कृषि में दक्ष हैं, जिन्होंने पढ़ाई करी है, उसकी बीएससी एग्रीकल्चर साइंस वगैरह से पढ़ाई करी है, उनको प्रत्येक गांव में कम से कम एक नियुक्त किया जाए, ताकि वो वहां के लोगों, वहां के किसानों का नेतृत्व प्रदान कर सके। अभी क्या है, एक केवी होता है, कृषि विज्ञान केंद्र होता है, जिले में एक होता है, वहां पे जो है ना 4-6 का स्टाफ नियुक्त कर देते हैं, 4-6 लोग, सहायक कृषि विस्तार अधिकारी ऐसे कुछ पोस्ट होती है, उसको नियुक्त कर देते हैं, और वो लोग मक्कारी करते रहते हैं, काम वाम करते नहीं है। मेरी जान पहचान के 2-3 लोग हैं, वो महीने भर, एक लड़का है वो महीने भर इंदौर में जो है ना तैयारी करता है पीएससी की, महीने भर नहीं जाता वो ड्यूटी, सैलरी पूरी आती रहती है। क्यों? क्योंकि उसका काम उसका दोस्त संभाल रहा होता है वहां 1 महीने, फिर वो उसका दोस्त छुट्टी पे जाता है 1 महीने, तब तक ये काम संभाल रहा होता है, तो ये काम पूरा अनऑफिशियल चल रहा होता है, वहां पे इकट्ठे साइन कराते हैं, ये चल रहा है। तो अगर हर गांव में किसान मित्रों की कृषक मित्रों की नियुक्ति की जाए, तो उससे बहुत कुछ स्थिति सुधर सकती है। ठीक तरीके से वो खेती करना बता सकते हैं लोग, क्योंकि वो पढ़े हुए हैं, उन्होंने पढ़ाई करी है 4 साल बीएससी एग्रीकल्चर साइंस। अगर आप देखें, आधुनिक गहन कृषि को बढ़ावा दिया जाए, ये जापान वगैरह कर रहे हैं, मतलब मैक्सिमम प्रोडक्शन लेना, कम से कम संसाधन में, दक्षतापूर्ण खेती इसको कह सकते हैं, एफिशिएंसी काफी अच्छी होगी। प्राकृतिक व जैव कृषि को दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ एकदम से लागू नहीं कर दें, श्रीलंका के साथ देश की इकोनॉमी खराब हो जाए, धीमे धीमे करके दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ क्रमिक रूप में बढ़ावा दिया जाए प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को। क्योंकि हम फर्टिलाइजर और कीटनाशक ये सब वाली खेती करवाते हैं, तो उसके परिणाम, उसका खर्चा बढ़ जाता है कहाँ, हेल्थ सेक्टर में, क्योंकि बीमारियां बहुत ज्यादा देखने को मिलने लग जाती हैं, तो उधर हेल्थ सेक्टर में खर्चा बढ़ जाता है। तो क्या फायदा ऐसी खेती का, कि सरप्लस अनाज तो बहुत पैदा कर रहे हैं, बल्कि देश जा रहा है, किसान अपनी फसल को जो है ना छोड़ के चला आता है, क्योंकि बहुत सस्ते में जा रही होती है। गोभी, अभी किसी किसान ने खेत में ही गोभी को वो कर दिया, उसमें ही खेत को जोत दिया, गोभी से बढ़िया गोभी थी खेत में, गोभी का दाम ही अच्छा नहीं चल रहा था, उसने खेत को ही टिलेज कर दिया। आजादी के बाद हुए किसान आंदोलन ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत में कृषि केवल आजीविका ही नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक चेतना का केंद्र भी। हाँ, प्याज टमाटर फेंकना, बिल्कुल। इन आंदोलन ने न केवल कृषि नीतियों को प्रभावित किया, बल्कि लोकतंत्र की जड़ों को भी मजबूत किया है। ये सामाजिक और राजनीतिक चेतना का केंद्र है। कैसे? यहाँ पर किसान नेता वगैरह भी निकलते हैं, तो किसानों का भी तो नेता होना चाहिए, किसानों की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है भारत में, तो यहाँ से राजनीतिक चेतना का भी विकास होता है, तो सामाजिक चेतना के लिए भी एक आधार प्रदान करता है। निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। ये जो है ना, ये वैसे तो अजीत सर की यूनिट वाला प्रश्न है, लेकिन फिर भी मैंने इसमें उत्तर लिख के आपको दे दिया है ना। तो इसलिए केवल फैक्चुअल कुछ नहीं है। चाइल्ड लाइन सेवाएं और धनलक्ष्मी योजना, ऐसा प्रश्न पूछा था, तो एक पेज पर हम चाइल्ड लाइन सेवाएं बता देंगे, दूसरे में धनलक्ष्मी योजना बता देंगे। तो चाइल्ड लाइन सेवाएं क्या है? चाइल्ड लाइन सेवाएं जो है ना, चाइल्ड लाइन सेवाओं से आशा है बच्चों से संबंधित समस्याओं व उनके कल्याण के लिए संचालित हेल्पलाइन सेवाओं से है। चाइल्ड लाइन 1098 भारत की पहली 24x7 निःशुल्क आपातकालीन हेल्पलाइन सेवा है, जो संकटग्रस्त बच्चों के लिए समर्पित है। यह सेवा बाल अधिकारों और संरक्षण को सुनिश्चित करती है। टोल फ्री नंबर 1098 पर कोई भी बच्चा कभी भी किसी भी फोन से डायल कर मदद प्राप्त कर सकता है। संचालन कौन करता है? चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन, CIF इसका संचालन करता है। नोडल एजेंसी क्या है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार। उद्देश्य क्या है इसका? बच्चों को तत्काल सहायता व दीर्घकालिक देखभाल और पुनर्वास करना। मुख्य सेवाएं क्या है? आपात सहायता, बचाव पुनर्वास, परामर्श प्रदान करना, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना और कानूनी सहायता उपलब्ध करवाना बच्चों को। सेवा विस्तार क्या है? देशव्यापी कवरेज भारत के 602 शहरों में उपलब्ध है, लगभग 80% कवरेज इसके तहत हो चुका है। कानूनी मान्यता, बालकों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 में इसका उल्लेख भी है, उसको मान्यता भी मिली हुई है। स्थापना कब हुई? तो CIF संगठन की स्थापना 1996 में हुई थी। जेरू बिलमोरिया ने की थी इसकी, जिन्होंने मुंबई में सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए शुरू किया था, वहां से शुरुआत हुई थी इसकी। अगला सवाल है धनलक्ष्मी योजना। भारत सरकार की बालिकाओं के कल्याण हेतु संचालित रही महत्वाकांक्षी योजना है। शुरुआत इसकी 3 मार्च 2008 में हुई। नोडल मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ये आप जो ना क्रॉस चेक कर लीजिएगा एक बार, क्योंकि मुझे इसका मिला नहीं, मैं डाउटफुल हूँ।
मैंने केवल एक अंदाजे के आधार पर लिख दिया है इसको। उद्देश्य बालिकाओं के जन्म, शिक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा देना, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या और लिंग भेद को कम करना, लिंगानुपात में सुधार करना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। पात्रता मानदंड क्या है, क्या एलिजिबिलिटी है कि 8 नवंबर 2008 के बाद जन्मी सभी बालिकाएं इसकी हितग्राही हो सकती हैं। भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है बालिका का। बालिका का टीकाकरण के अंतर्गत शामिल होना भी अनिवार्य है इस योजना का लाभ लेने के लिए। लाभ क्या मिलेगा, लाभ है जन्म पर ही 5,000 की एकमुश्त राशि मिलेगी बालिका के जन्म पर। टीकाकरण होने पर अगर 6 सप्ताह से लेकर 24 माह की आयु में टीकाकरण बालिका का होता है तो उसको टीकाकरण होने पर 1250 रुपए दिए जाएंगे। शिक्षा हेतु कक्षा 1 में प्रवेश जब बालिका लेगी तो उसको 1000 रुपए देंगे, 2 से 5 तक उसको प्रतिवर्ष 500 रुपए देंगे, कक्षा 6 से 8 तक प्रतिवर्ष 750 रुपए देंगे। ये सब आप बहुत ज्यादा दिमाग में लगाइए क्योंकि रिपीट होने की संभावना बहुत कम है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये योजना बंद हो चुकी है। अच्छा ठीक है लक्ष्मी, है ना, थैंक यू। और 18 वर्ष पर बालिका के अविवाहित होने पर, यदि 18 वर्ष की आयु है और बालिका उसमें अविवाहित है यानी उसका बाल विवाह नहीं हुआ है तो उसको 1 लाख का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। ये 1 लाख रुपए नहीं दे रहा है, 1 लाख का बीमा दे रहा है। ठीक है, ताकि बाल विवाह को हतोत्साहित किया जा सके। ठीक है, अगला वर्तमान स्थिति क्या है, 1 अप्रैल 2013 से यह योजना बंद कर दी गई थी क्योंकि कई राज्यों ने इससे अधिक आकर्षक योजनाएं शुरू कर ली थी। जैसे कि हमारे मामा ने शुरू कर दी थी लाडली लक्ष्मी योजना 2007 में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये शायद 2015 में स्टार्ट कर ली थी, और सुकन्या समृद्धि, ऐसी कुछ योजनाएं शुरू हो गई। तो ये रहा आज का हमारा डिस्कशन। अब आप लोग बताइए क्या दिक्कत है, कोई डाउट वगैरह हो तो पूछिए। किसी को कोई डाउट नहीं है? आज सारे होशियार बच्चे हो गए हैं। हाँ वही मुझे, कैसा रहा आज का डिस्कशन? कुछ कॉन्सेप्चुअल सवाल थे शुरुआत